नमस्कार सभी को प्यारे छात्रों। हमने पिछली क्लास में अनुसूची के बारे में बात की, उससे पहले हमने संविधान के भाग के बारे में बात की। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम राजीव शर्मा है, आप परिचित हैं, और मैं आपको भारतीय संविधान से रूबरू करा रहा हूं। संविधान के कुछ विषय जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जैसे हमें पता है कि दिसंबर में हमारी प्रस्तावित परीक्षाएं हैं, नवंबर में दिल्ली पुलिस की और एनटीपीसी की, आरआरबी रेलवे की। हमारे सामने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नए नए प्रस्ताव आते जा रहे हैं। योगी जी महाराज जी ने अभी संविधा का प्रस्ताव रख दिया है, बच्चे बबला गए हैं, इधर उधर भग रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के सामने, आप लोगों के, हम सबके सामने, कि जल्द से जल्द नौकरी ली जाए, और चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उनसे कह दिया जाए कि एक उचित तनख्वाह हमको पहुंचा दीजिएगा हर महीने, 8 घंटे का काम, और प्राइवेट और सरकारी उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस नौकरी नहीं जानी चाहिए। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है हमारी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम कोई पुस्तक लेते हैं तो उस पुस्तक के शुरू वाले पेज पर ही उस पूरी पुस्तक की विषय सूची के बारे में दिया होता है। उसकी पुस्तक की विशेष के बारे में बताया जाता है कि इस पुस्तक में ये चीजें बताई गई हैं। तो उस पहले पन्ने से ही सारी चीजों का पता बता दिया जाता है, यानी कि वो पहला पन्ना ही उसका सबसे विशेष पन्ना होता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा गया है। प्रस्तावना मूल है हमारे संविधान में। प्रस्तावना से ही पूरे संविधान का वर्णन किया गया है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारा किस में बताया गया है? प्रस्तावना में बताया गया है। चलिए हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। और यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका। अब यहां पर समझने वाली बात है बच्चों कि इसको जब प्रस्तावना कहते हैं तो उद्देशिका से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसको उद्देशिका कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं? देखिए, प्रस्तावना तो संविधान की है, लेकिन इसको उद्देशिका नाम इसलिए दिया गया है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा कि हमने जब संविधान पढ़ रहे थे, हमने 3 सभाएं हुई थी संविधान की। सबसे पहले 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को सबसे आखिरी वाली सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, 13 दिसंबर से वो पास होता है और 22 जनवरी को प्रस्तुत किया जाता है, और 22 जनवरी को वो पास हो जाता है। उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, इसीलिए उसी के आधार पर इसका नाम पड़ता है क्या? उद्देशिका। अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। कुछ कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना का जन्म हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो प्रस्तावना आपने समझा क्या होता है, और उद्देश्य का इसको क्यों कहा जाता है, ये भी आपने समझा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इस बार कुछ नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कभी कभी मैं कुछ लिखता हूं और वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहां से आपको बाद में भी इसका आप फोटो ले सकते हैं, समझ सकते हैं, लिखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक एक करके मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारी डिटेल बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में हमने क्लियर कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव 1946 को पारित किया, जिसके आधार पर उद्देशिका की स्थापना हुई, उद्देशिका का निर्माण हुआ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 देश ऐसे हैं जिनसे प्रस्तावना का संबंध जुड़ा है। पहला अमेरिका। अमेरिका से ली गया है क्या प्रस्तावना? हम भारत के लोग, जैसा कि हम जानते हैं, पहले ही लिखा हुआ है प्रस्तावना की पहली ही लाइन में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों के अंदर ही, लोगों में ही सारी शक्ति समाई हुई है, यानी कि भारतीय लोग ही क्या है? सर्वोपरि है। संविधान का आधार ही कौन है? संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन संविधान को शक्ति प्रदान कौन कर रहे हैं? हम भारत के लोग, भारत की जनता। भारत की जनता ही सबसे ऊपर है। अगर संविधान को शक्ति पहुंचाने का प्रश्न आता है कि बताइए संविधान को शक्ति प्रदान कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, जनता करती है, कौन करता है?
तो जनता करती है। जनता के अंदर ही संविधान की शक्ति है। हम भारत के लोग, जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, लेकिन उसकी भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। यहां पर क्लियर हुआ। यह पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका से हम भारत के लोग प्रस्तावना ली गया है और उसकी भाषा कहां से ली गई है प्यारे बच्चों? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। यहां से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने पिछली क्लास में भी देखा था, इसको अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित कर लिया गया, अपना लिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इधर बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना बन गई थी, लेकिन इसमें एक 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1978 यानी कि 1978, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा अखंडता और तीसरा समाजवाद। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बताइए प्रस्तावना ही मुख्य चीज होती है, उसमें कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन 1978 में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, इनके विषय में हम बाद में बात करेंगे। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। अब हम बात करते हैं, इधर ध्यान देंगे, प्रस्तावना की। किसकी बात करते हैं? प्रस्तावना की, ठीक है। प्रस्तावना में सबसे पहले कहा गया है संविधान का स्रोत। क्या? हम भारत के लोग। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। भारत के लोगों के अंदर ही, यानी कि भारत का भारतीयों के लिए और भारतीयों के द्वारा, भारत का मुख्य व्यक्ति चुना जाएगा, वो भारतीयों के लिए होगा और वो भारतीयों के द्वारा ही चुना जाएगा। ये किसमें कहा गया है? हम भारत के लोग। वास्तविक शक्ति किसके अंदर निहित है? हम भारत के लोग, जनता के अंदर, ठीक है। ये है स्रोत संविधान का। 3 भागों में प्रस्तावना को हमने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले संविधान का स्रोत, इसका स्वरूप क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। स्वरूप मतलब कि वो बातें जो इसमें मूल रूप से अपनी जगह बनाती हैं और उन जगह का उद्देश्य किधर की तरफ आता है निकल के, वो चीजें हम ध्यान देंगे। तो हम भारत के लोग के बाद में स्वरूप का नंबर आता है और स्वरूप में हम पहला वाला पॉइंट देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इसमें कहा गया है कि वास्तविक सत्ता किसके अंदर है? जनता के अंदर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक ऐसा देश है जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। प्रभुत्व संपन्न, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्वयं बना सकता है, वो किसी भी अन्य देश से सहायता नहीं लेगा। कोई भी अगर कार्य देश के अंदर करेगा तो किसी देश की या किसी अन्य देश की सहायता लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये कहा गया है किसमें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद, जैसा कि मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद जोड़ा गया, ठीक है। क्या जोड़ा गया? समाजवाद। समाजवाद में कहा गया है कि प्रत्येक समाज को एक स्तर पर देखा जाएगा। जैसा कि बात करते हैं कि समाज में, राज्य में या देश में ऊंच नीच की भावनाएं नहीं होंगी। प्रत्येक वर्ग को सभी अवसर समान रूप से प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। ये कहता है क्या? समाजवाद। समाजवाद के अंदर कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग को हर प्रकार से, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से क्या देखा जाएगा? समान देखा जाएगा। ये बात कही गई है किसमें? समाजवाद में। उसके बाद आता है दूसरा शब्द जो भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है अर्थात देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं में एकता का देश है, विभिन्नताओं में अनेकताओं में एकता का देश है। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति समुदाय, भौगोलिक स्तर से अगर बात करें, भाषा के स्तर से, पहनावे के स्तर से, खान पान, रहन सहन, सभी स्तर से अलग अलग
प्रकार के लोग भारत में रहते हैं और हम जानते हैं कि भारत में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही वो हिंदू है, ना ही मुस्लिम है, ना ही सिख और ना ही पारसी, कुछ भी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी एक विशेष धर्म की वकालत नहीं करता है। लोकतंत्रात्मक, यानी कि जनता के अंदर ही शक्ति है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र। लोक मतलब जनता, और जनता का तंत्र मतलब जनता के अंदर ही वास्तविक सत्ता निहित है। ये भी बात इसमें कही। गणराज्य, हम जानते हैं कि भारत एक गणराज्य है, किसी भी क्षेत्र का उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो पूर्ण रूप से क्या है, आजाद है, किसी की भी जोर दब इसके अंदर नहीं है। ये क्या है, गणराज्य की बात है। अब हम बात करते हैं किसकी, उद्देश्य। इसके उद्देश्य निकल कर के आते हैं। तो सबसे पहले आती है बात न्याय की। किसकी बात आती है, न्याय। न्याय कितने प्रकार का दिया जाएगा, संविधान के अनुसार न्याय को 3 प्रकार से बांटा गया है, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक। राजनैतिक हमने ऊपर रख दिया है, क्यों, अगर कोई किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का न्याय चाहता है, चाहे वो किसी भी स्तर का इलेक्शन, चुनाव या कुछ भी हो, राजनीति का न्याय से संबंध है कि राजनीतिक न्याय सबसे ऊपर का। उसके बाद आर्थिक, अगर वो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर, रहन सहन वाले लेवल पर आर्थिक समस्याएं उसके साथ है, तो उसके भी न्याय कैसा होगा, बराबर का होगा। उसके बाद सामाजिक, समाज में उसको कोई भी हीन भावना से देखा नहीं जाएगा, अलग अलग प्रकार से उसके साथ में कोई बिहेव नहीं किया जाएगा। तो न्याय चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, या चाहे वो सामाजिक हो, सभी रूपों में उसको क्या दिया जाएगा, समान दिया जाएगा। ठीक है, तो न्याय की बात हो गई है क्लियर यहां पर। उसके बाद बात कर रहे हैं हम स्वतंत्रता। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक भारतीय को स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, खाने की, रहने की, व्यापार करने की। इसी प्रकार से उद्देश्य निकल कर आता है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत में रहने वाला जो संविधान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो स्वतंत्र है। वो अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है, अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। उसको किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती किसी राजतंत्र के अंदर बाधित नहीं किया गया है। ये बात किस में कही गई है, प्रस्तावना में कही गई है, स्वतंत्रता के अंतर्गत। समता, प्रत्येक व्यक्ति को समान है, ऊंच नीच की भावना नहीं है। जैसा कि आर्टिकल 17 में भी अस्पृश्यता का अंत कहा गया है, यानी कि उसमें कहा गया है कि भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत की भावनाएं नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि समता, बराबर का अधिकार है सभी को। हालांकि बहुत सारे अपवाद हैं इसमें, लेकिन हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की अपनी गरिमा, यानी कि व्यक्ति का अपना वर्चस्व, या अपना कह लीजिए उसकी अपनी गरिमा, उसको विशेष ध्यान रखा गया है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं की जाएगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता, जैसा कि हम जानते हैं अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं दी जाएगी, ये कहा गया है किसमें, भारत की संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो हमने देखा एक एक तरह से। अब हम बात करेंगे मुख्य बिंदुओं पर। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि बताइए संविधान की आत्मा किस व्यक्ति ने कहा है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि जी प्रस्तावना को भी आत्मा कहा जाता है और आर्टिकल 32 को भी आत्मा कहा जाता है। तो अगर बात साधारण तरह से पूछी जा रही है और कहा जा रहा है कि बताइए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। अगर जहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आकर आत्मा पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये किसमें कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अगर पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। कुंजी लिखा है। प्रस्तावना को दर्शन, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का दर्शन किसने कहा है, A.N. पालकीवाला ने। अलग अलग प्रकार से मत दिए हैं।
ठीक है। कुछ A.N. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर आगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया था 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उसको के.एम. मुंशी ने कहा है संविधान की प्रस्तावना की जन्म कुंडली। ठीक है। तो जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। किसे कहा है? उद्देश्य प्रस्ताव को कहा है। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना की जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। अब यहां पर कुछ विवाद है प्रस्तावना में, जैसा कि न्याय की बात कही गई है, सारी चीजों की बात की गई है। अगर कभी राष्ट्रपति या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिसमें प्रस्तावना के अंदर आने वाले न्याय को कहीं ना कहीं चुनौती दी जाती है, कहीं ना कहीं उसको कमजोर किया जाता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार से वाद उत्पन्न किए गए हैं। सबसे पहला वाद बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में प्रस्तुत किया गया। 1947 में बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत अलग अलग प्रकार से बट गया, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। जब बट गया तो एक बेरुवाड़ी नाम का गांव बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर पर आ गया। उसी को बांग्लादेश में लेने के लिए पहला वाद सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसको बेरुवाड़ी संघवाद के नाम से जाना जाता है। केशवानंद भारती बनाम 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना जो है, पहले इसमें कहा गया संघवाद में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह कहा गया किसमें? बेरुवाड़ी संघ में। लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि कौन से वाद के अंतर्गत यह कहा गया है कि संविधान, प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, तो यह कहा गया है केशवानंद भारती 1973 में। ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान ही, प्रस्तावना ही संविधान का अंग है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अगर बदलाव किया भी गया तो इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे मूल ढांचा कहते हैं, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे जुडिशियल पावर, यानी कि न्यायिक संबंधित चीजें हैं। ठीक है। तो हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, प्रस्तावना को उद्देशिका कहा गया है क्योंकि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित किया। अमेरिका से इसकी ली गई है, अमेरिका से हम भारत के लोग, लेकिन इसकी भाषा ली गई है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ तो उसी के आधार पर के.एम. मुंशी ने उसको, प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। 26 नवंबर को अंगीकृत किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द इसके अंदर जोड़े जाते हैं। प्रस्तावना को हमने 3 भागों में इस तरह से डिवाइड किया। स्रोत हम भारत के लोग, वास्तविक सत्ता भारत के लोगों के हाथ में है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं स्वरूप की, और स्वरूप क्या है? स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि खुद के फैसले ले सकता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उद्देश्य से निकल कर आते हैं न्याय। न्याय बराबर का होगा, आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। समता, सभी व्यक्ति समान हैं। व्यक्ति की गरिमा, किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं कहा जाएगा, सबकी गरिमा, इज्जत का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह कहा गया है किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मैंने बता दिया है तुमको, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को दर्शन कहा है A.N. पालकीवाला ने। ठीक है। चलिए, ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।